हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मेडिसिन तक। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ नया टॉपिक पर। मान लीजिए किसी व्यक्ति की सांस फूलती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, तो उसको ठीक करने के लिए कौन कौन सी दवाइयाँ दी जाती हैं, यूज की जाती हैं, उसके बारे में बात करने वाले हैं। फ्रेंड्स, सांस फूलने की बीमारी को अस्थमा और हिंदी में दमा बोला जाता है। तो अस्थमा या दमा ऐसी बीमारी है कि उसमें व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत होती है, या आम भाषा में सांस फूलना भी कहा जाता है। तो आज की वीडियो में हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं अस्थमा या दमा के बारे में, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि अस्थमा क्या होता है। तो अस्थमा एक ऐसी कंडीशन या स्थिति होती है जिसमें किसी व्यक्ति के वायुमार्ग या एयरवेज में स्वेलिंग मतलब सूजन आ जाती है और अतिरिक्त बलगम बनने लगता है या एक्स्ट्रा म्यूकस प्रोड्यूस होने लगता है, जिसके कारण सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, और इसी प्रॉब्लम को दमा की बीमारी कहते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि अस्थमा क्या होता है और क्यों होता है, साथ ही इस बीमारी में सांस लेने में दिक्कत क्यों होती है। आप पिक्चर के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे ये जो तस्वीर आपको दिख रही है, इसका एयरवेज खुला हुआ है, इसमें सूजन नहीं है, बलगम नहीं जमा हुआ है, मतलब आपको दमा की बीमारी नहीं है। और अगली तस्वीर के एयरवेज में या वायुमार्ग में बलगम जमा है, आप देख पा रहे होंगे, और काफ़ी ज़्यादा स्वेलिंग भी है, इसलिए सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। ये एयरवेज वाले अस्थमा के मरीज होते हैं। अब देख लेते हैं कि किस कारण से अस्थमा होता है। तो अस्थमा होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे सर्दी और फ्लू जैसे संक्रमण। अगर आपको लंबे समय तक सर्दी रहती है या फ्लू का इन्फेक्शन रहता है, तो ये सर्दी आपको अस्थमा का कारण बना सकती है। अगला कारण है धूल के कण या वायु प्रदूषण। यदि आप ज़्यादातर धूल कण वाली एरिया में रहते हैं तो आपको अस्थमा हो सकता है। नेक्स्ट है धुआं व जानवरों के पंख या जानवरों का मल। इन सभी के कारण भी आपको अस्थमा हो सकता है, दमा की बीमारी हो सकती है। अब आगे देखते हैं कि यदि किसी व्यक्ति को अस्थमा हो गया है तो उनमें क्या क्या लक्षण दिखाई दे सकते हैं। तो उनमें चेस्ट पेन हो सकता है, मतलब छाती में दर्द हो सकता है, बहुत ज़्यादा छींक आ सकती है, सांस लेते समय कभी कभी सीटी टाइप की आवाज़ आ सकती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, और सोने में भी दिक्कत आती है, क्योंकि जब सांस लेने में प्रॉब्लम होती है तो आप ढंग से नहीं सो पाएंगे। चलिए अब आगे देख लेते हैं। यदि किसी व्यक्ति को एक्यूट अस्थमा अटैक, मतलब किसी व्यक्ति को अस्थमा का अटैक आया है, तो उसे तुरंत मेडिसिन देना चाहिए, इंतजार ना करें, तुरंत इलाज करें। ऐसे में पेशेंट को शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट मेडिसिन देना होता है, जैसे कि साल्बुटामोल या लिबोसाल्बुटामोल। ये दो दवाओं का रेसिमिक मिक्सचर होता है, जिसमें लिबो तथा डेक्स्ट्रो मिक्स होता है। तो मतलब आपको लिबोसाल्बुटामोल या साल्बुटामोल देना होता है। अब हम अस्थमा में दी जाने वाली कुछ दवाइयों के बारे में बात कर लेते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति की सांस फूल रही है, तो उस टाइम इन्हेलर दिया जाता है, जिसे मुंह में लगाकर इन्हेल करना होता है। तो आप साल्बुटामोल का इन्हेलर दे सकते हैं या फिर लिबोसाल्बुटामोल का इन्हेलर दे सकते हैं। इससे आप लिबोलिन या अस्थलिन के नाम से मेडिकल स्टोर पर परचेज कर सकते हैं, और ये काफ़ी पॉपुलर मेडिसिन होती है। अब ये करती क्या है, तो ये जिनको अस्थमा होता है उनकी श्वास नली सिकुड़ जाती है, एयरवेज सक्रिय हो जाती है, उसे चौड़ा करके नॉर्मल करने का काम करती है। इस दवा के कुछ साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं, जिसकी हम बात कर लेते हैं। तो ये बीटा 1 रिसेप्टर को इफ़ेक्ट करता है, मतलब हार्ट पर इफ़ेक्ट दिखाता है, जिससे किसी किसी व्यक्ति की हार्ट रेट इंक्रीज हो जाती है या डिक्रीज हो जाती है, मतलब हार्ट रेट की प्रॉब्लम हो सकती है। अब देख लेते हैं कुछ रिसेप्टर के बारे में। तो बीटा 1 रिसेप्टर, बीटा 2 रिसेप्टर, बीटा 3 रिसेप्टर। बात करते हैं कि इन रिसेप्टर की लोकेशन क्या होती है, और यदि ये दवाएं इन रिसेप्टर पर इफ़ेक्ट करती है तो क्या एक्शन लेती है, ये क्या होता है। तो मान लीजिए कोई दवा बीटा 1 रिसेप्टर को इफ़ेक्ट करती है, तो वो हमारे हार्ट के ऊपर इफ़ेक्ट दिखाती है। वहीं पर यदि कोई दवा बीटा 2 रिसेप्टर पर कोई इफ़ेक्ट दिखाती है, ये करती है, तो हमारी स्मूथ मसल्स पर अपना इफ़ेक्ट दिखाती है। और यदि कोई दवा बीटा 3 रिसेप्टर पर इफ़ेक्ट दिखाती है, तो वो एडिपोज टिश्यू के ऊपर इफ़ेक्ट करती है। अब मान लीजिए कोई दवा बीटा 1 रिसेप्टर पर अपना असर दिखाती है, तो वो हार्ट पर असर दिखाती है, और हार्ट रेट बढ़ सकता है या घट सकता है। अब यदि कोई दवा बीटा 2 रिसेप्टर पर असर दिखाती है, इफ़ेक्ट करती है, तो हमारा बीटा 2 रिसेप्टर जो होता है वो स्मूथ मसल्स में लोकेट होता है, स्थित होता है। तो बीटा 2 रिसेप्टर के ऊपर असर दिखाने वाली दवा हमारे स्मूथ मसल्स को रिलैक्स कर देती है। अब अगर कोई दवा अपना इफेक्ट या साइड इफेक्ट बीटा 3 रिसेप्टर के ऊपर दिखाती है, तो वो एडिपोज टिश्यू में स्थित लाइपोलिसिस को इंक्रीज कर सकती है, बढ़ा सकती है। अगली दवा होती है एंटीकोलिनर्जिक दवा। इसमें पहली जो मेडिसिन होती है वो होती है इप्रोट्रोपियम ब्रोमाइड, जो कि तुरंत काम करती है। ये शॉर्ट एक्टिंग मेडिसिन होती है। इसका इन्हेलर आता है, जिसमें कि आइप्रोट्रोपियम ब्रोमाइड के साथ साथ लिबोसाल्बुटामोल भी ऐड होता है, जिसे आप डियोलिन नाम से मेडिकल स्टोर पर आसानी से परचेज कर सकते हैं, खरीद सकते हैं।
अगली दवा होती है टियोट्रोपियम ब्रोमाइड मेडिसिन। ये धीरे धीरे काम करती है और लंबे समय तक एक्शन दिखाती है। इसे आप टियोडैक्स 18 के नाम से मेडिकल स्टोर पर आसानी से परचेज कर सकते हैं। ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अपर वे को ओपन करता है, जिससे कि पेशेंट आसानी से सांस ले पाता है। बात करें इसके डोज की, तो इन्हें मैक्सिमम 4 पफ लेना होता है, जिसमें कि एक पफ में 200 mcg होता है। अब देख लेते हैं कि कौन कौन से इंजेक्शन लगाए जाते हैं अस्थमा के पेशेंट के श्वास नली में आए सूजन को कम करने के लिए। तो इसमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन सबसे पहले लगाया जाता है, जो कि एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन होती है और ये सांस की नली में आए सूजन को कम करती है, जो कि हाइड्रोकोर्टिसोन बीटामेथासोन नाम से खरीद सकते हैं। ये शॉर्ट एक्टिंग मेडिसिन होती है, जिसका असर 8 घंटे से 12 घंटे तक रहता है। और लॉन्ग टाइम एक्शन पाने के लिए डेक्सामेथासोन का इंजेक्शन लगाया जाता है, जो कि लॉन्ग टर्म तक काम करता है, लंबे समय तक काम करता है, मतलब 72 घंटे तक काम करता है। इसकी डोज की बात करें तो ये 2 mg पर kg के हिसाब से लगाना होता है, देना होता है। इसकी टेबलेट भी आपको मार्केट में मिल जाती है, उपलब्ध होती है। अब आगे देख लेते हैं उस दवा के बारे में जो मुख्यतः अस्थमा में दिया जाता है, यूज किया जाता है, जो कि 2 दवाओं का कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें पहली मेडिसिन होती है इटोफाइलिन और दूसरी मेडिसिन होती है थियोफाइलिन। ये इंजेक्शन व टेबलेट दोनों फॉर्म में उपलब्ध होता है, जिसे आप डेरिफाइलिन नाम से मेडिकल स्टोर पर आसानी से खरीद सकते हैं। इसे सांस फूलने वाले व्यक्ति में दिया जाता है। बात करें डेरिफाइलिन इंजेक्शन के बारे में, तो इसका 2 ml का एम्पूल आता है, जिसे IM व IV दोनों रूट से दे सकते हैं। इसे इमरजेंसी केस में 8 घंटे के बाद दूसरी डोज भी रिपीट कर सकते हैं, दे सकते हैं। डेरिफाइलिन मेडिसिन एक ब्रोंकोडाइलेटर मेडिसिन होती है। ये एयर बेस या सांस लेने वाली नली को डायलेट करती है, चौड़ा करती है। ये अस्थमा से जुड़ी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी। आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। आशा करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही यदि हमारे चैनल में नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। आप देख रहे थे अपना यूट्यूब चैनल मेडिसिन तक। थैंक्स फॉर वॉच।